वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक दो टॉपिक्स कवर किए हैं। टॉपिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ था, टॉपिक नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब टॉपिक नंबर 2 हमने एक बार का भी स्किप किया है। और अब हम टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मतलब टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4 एक बार के हम अभी स्किप कर रहे हैं। जो पहले इजी टॉपिक्स है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 क्या है? इंडियन इकोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11 12 या 9 10 में देखा था कि इकोनॉमिक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो मतलब जो हमारा पहला टॉपिक था, डिमांड सप्लाई, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें काय में आती थी माइक्रो में। मैक्रो मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर क्रंचिंग करते हैं। मैक्रो में क्या करते हैं, हम सिर्फ नंबर क्रंचिंग करते हैं। मतलब फैक्ट्स को देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखते हैं, बड़े लेवल पे हम बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं। हमारा जीडीपी कितना था, हमारा टर्नओवर कितना है, हमारा परचेज मैनेजर इंडेक्स कितना है, ये सारी बातें हम समझते हैं। हमने कितने रोड बनाए, एग्रीकल्चरल का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में कितना है, सर्विस सेक्टर का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जो हमारा नया टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें एज सच अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मतलब ये रीडिंग वाले पार्ट्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मोस्टली क्या होता है, रीडिंग वाला कंसेप्ट होता है कि हमारा पॉपुलेशन कितना था, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, लिटरेसी रेट क्या था, हमारा डेथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें होती है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो आपने 9 10 में पढ़ी थी। अभी थोड़ा उससे आगे का पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो समझ में नहीं आई, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। या अगर आप गूगल भी करते हो तो आपको वो पॉलिसीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं। इसमें हमें क्या याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, जैसे कि जो परसेंटेज दिए है, पॉलिसीज़ के नाम दिए है, ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन थोड़े ये रटने समान होते हैं। मतलब इसमें हमें फिगर्स याद रखनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली जो हमारा इकोनॉमी है उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आ जाता है हमारा प्राइमरी में क्या आ जाता है, गेस करो। एग्रीकल्चरल सेक्टर दो, मिल्क, डेयरी एंड फार्मिंग वगैरह, ये सारी एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें आ जाती है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इसके बाद बचता है हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी में सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर 58% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब हमारे कंट्री में प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है लोगों का, एग्रीकल्चर में सब आ गया, गाय पालना, भैंस पालना, बकरी पालना, एनिमल हस्बेंड्री, बाद में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सब्सिडी एंड अलाइड एक्टिविटीज़ बोला है ना, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कितना बोला है, 58% पॉपुलेशन किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चरल पे निर्भर है। जबकि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि हमारा कंट्री कैसा है, एक एग्रेरियन कंट्री है। कैसा है, एक एग्रेरियन कंट्री, एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है। तो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो 80 to 90% पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जब मैं 9 10 में हुआ करता था तब ये फिगर था 73 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये कम होके आ रहा है 58% पे। ये कम हो रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कम हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो गया, 58% हो गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 18.53 ट्रिलियन। तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको अंडरलाइन करना है, इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री भी आ गया, फिशिंग भी आ गया। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल बढ़ाना, जंगल बढ़ने से क्या होता है, शहद मिलता है ना, बाद में टिकवुड मिलता है। जो
फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, लकड़ा मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट्री भी क्या एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही है, फॉरेस्ट्री भी क्या एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। बाद में फिशिंग बोला है, मच्छी पकड़ना, मछली पकड़ना, ठीक है। The Indian food industry is poised for huge growth, increasing its contribution to the world food trade every year due to the immense potential for value addition, particularly within the food processing industry. The Indian food and grocery market in the world is sixth largest. Indian food and grocery market हाईलाइट करना है, सिक्स्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड में हमारा जो फूड मार्केट है, ग्रॉसरी मार्केट है, वो सिक्स्थ लार्जेस्ट है। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेंगी उतना ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान का नीड रहेगा ना, तो वही है, सीधी सीधी बात है। विथ रिटेल कंट्रीब्यूशन 70% ऑफ द सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 100 रुपीज़ का फूड और ग्रॉसरी सेल कर रहे हैं तो उसमें 70% कैसा है? रिटेल है। 70% कैसा है? रिटेल है। और 30% क्या है? होलसेल है। 30% कैसा है? होलसेल है, ठीक है। द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड मार्केट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? जैसे कि अमूल का बटर बनता है, चीज़ बनता है, दूध आता है। बाद में दाल मिल होती है। दाल मिल क्या करती है? तुअर लेती है, चना लेती है, फिर उसको पॉलिश करती है, वॉश करती है, सॉर्ट करती है, ग्राइंड करती है, और उसकी क्या बनाती है? दाल। उसी तरह होता है ऑयल मिल। तो ये सारी क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जैसे कि हल्दीराम क्या बनाता है? आलू के चिप्स बनाता है। बालाजी चल रहा है अभी, तो पोटैटो चिप्स, तो वो क्या है? पोटैटो क्या है? एक फूड प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेस कर रहा है। बाद में किसान टोमेटो केचप्स बनाता है। कैसे बनाता है? टोमेटो से। तो ये क्या सॉरी, तो ये क्या है? ये सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। ये इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 32% है ये, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड इज रैंक 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये 5th कौन से टर्म्स में? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सपोर्ट के टर्म्स में। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 8.8 and 8.39% of GVA in manufacturing and agricultural respectively, 30% of India's export and 6% of total industrial investment। देखो, पूरी याद रखने वाली बात है ये। एक पहले ही पैराग्राफ में देखो कितने सारे MCQs बन जा रहे हैं कि हमारा ग्रॉसरी मार्केट कितना है? 6th लार्जेस्ट है। 6% हमारा कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में, टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में 13% है इंडिया के एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ये क्या है? देखो 13% ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया अगर 100 रुपये का कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें 13 रुपये क्या होते हैं? फूड से रिलेटेड आइटम होते हैं। बचे हुए 87% क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, प्लांट, मशीनरी, सर्विसेज, कपड़े, कुछ भी हो सकता है ना। तो 13% क्या है? फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब देखते हैं मेजर इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, the Indian food processing industry has cumulatively attracted foreign direct investment equity inflow of about $9.08 billion between 2000 and March 2019, ठीक है। ये गलत हो गया, अप्रैल 2019 एंड मार्च 2020, ठीक है। सब मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर आर एस फॉलोज। तो ये क्या बोलता है कि हमारा कंट्री में फूड से रिलेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? FDI मतलब पहले कैसा हुआ करता था 91-92 के पहले, जब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं था, तो क्या होता था कि फॉरेन की कंपनीज को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना डायरेक्टली अलाउड नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे? पहले हमारे कंट्री में आते थे, यहाँ पे एक कंपनी फॉर्म करते थे, फिर वो कंपनी के थ्रू पैसा डालते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन 91-92 के बाद क्या हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अलाउड होने लगे, और रिसेंटली कुछ 5 से 10 सालों में FDI के परसेंटेजेस बढ़ रहे हैं। तो फूड इंडस्ट्री में मेजर इन्वेस्टमेंट FDI का आ रहा है हमें। फॉरेन की कंट्रीज हमारे कंट्रीज़ में आके फूड से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि ये हमारा ट्रोपिकाना आ गया, रियल आ गया,
फ्रूटी आ गया, ये सब भी क्या है, ये भी सारे फूड प्रोसेसिंग में ही आते हैं। सब मेजर इन्वेस्टमेंट्स कौन से, 8,500 करोड़ हैज़ बीन अनाउंस इन इंडिया फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। इथेनॉल प्रोडक्शन मतलब वो एक फ्यूल होता है इथेनॉल, साइंस वालों को पता है इथेनॉल, ठीक है। द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन राजस्थान वॉज इनाग्रेटेड इन मार्च 2018। एक मेगा फूड पार्क बनाया गया है राजस्थान में, कहाँ पे, अजमेर में। इसका नाम लिखा है मैंने, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ पे, ये रूपनगढ़ विलेज, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, रूपनगढ़ विलेज, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या आया है वहाँ पे, मेगा फूड पार्क नाम क्या है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। यहाँ क्या होता है, पूरा फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड कल्टीवेट होता है, जैसे कि दाल कल्टीवेट हुई, बाद में उसको कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, फिर बाद में थ्रेशिंग हो गया, फिर बाद में उसका सॉर्टिंग हो गया, फिर वॉशिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, सॉर्टेक्स हो गया, बाद में ड्राइंग हो गया, ये सारी प्रोसेस, पैकिंग हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, हमें फूड पार्क में दी जाती है। एग्री फूड स्टार्टअप इन इंडिया रिसीव फंडिंग ऑफ $1.66 बिलियन बिटवीन 13-17 इन 558 डील्स। 2013 से लेके 2017 तक के 558 डील्स हुई है फूड एग्री फूड स्टार्टअप्स में। एग्री फूड स्टार्टअप्स में जैसे कि एक है पुणे में, ला खीर नाम का एक रेस्टोरेंट है, शायद से ला खीर या ऐसे कुछ तो भी है, खीर बेचता है वो, सिर्फ खीर। खीर होती है ना अपनी चावल की खीर, दूध और चावल होता है उसमें खीर। तो उसमें उसके पास करीब 25 टाइप्स की, 25 वेराइटीज़ की अलग अलग खीर होती है, खीर है उनके पास। ये एक स्टार्टअप है और वो कंसेप्ट काफ़ी हिट हो गया। आइसक्रीम से ज़्यादा लोग वो प्रेफर कर रहे हैं। चॉकलेट खीर है, बादाम खीर है, अलग अलग तरीके की खीर है उसके पास। तो ये क्या है, फूड एग्री फूड स्टार्टअप हो गया ये, ठीक है। इन 2017 एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया विटनेस 18 मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील वर्थ ₹251 मिलियन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये क्या है, M&A मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों मर्ज हो गए और एक नया कंपनी बन गया, कंपनी ए बी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मर्जर। इसे क्या बोलेंगे, मर्जर। एक्विजिशन मतलब क्या है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया, मतलब ये कंपनी बी जो है वो कंपनी ए के अंदर समा गई और फाइनली हमारे पास कंपनी ए रह गई। तो क्या हुआ, ये जो मर्ज कंपनी बी है ना वो कंपनी ए के अंदर चले गई, तो उसे क्या हम बोलते हैं, हम एक्विजिशन। कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर कर लिया। इसमें क्या है, वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया, ये क्या हुआ, मर्ज मर्जर मर्जर हुआ बाद में, ठीक है। वोडाफोन प्लस आइडिया मिलके एक नया कंपनी बन गया, तो ये क्या गया, मर्जर। तो 2017 में 18 मर्जर्स एंड एक्विजिशन हुए, किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड। कितने, एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड कितने, 18। कब, 2017 में। अब देखते हैं मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना and transferred ₹2021 crore to the bank accounts of more than 10 million beneficiaries on February 24, 2019। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको क्या बोलते हैं, पीएम किसान नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, पीएम किसान। तो आपको ये स्कीम का नाम याद रखना है और उसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, और वो स्कीम का ही की है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्या होता है कि जो भी फार्मर्स है, जो भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें साल के 6,000 रुपये, मतलब महीने के 500 रुपये, ऐसे साल के 6,000 रुपये का फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, हाँ, पीएम किसान योजना, उसमें क्या है, 6,000 पर ईयर इनकम सपोर्ट है। मतलब जो भी फार्मर्स है उनको साल की 6,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में कौन देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने अनाउंस किया था, माननीय श्री 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 पीयूष गोयल जी ने। कब, 2019 में। कितना पैसा ट्रांसफ़र हो गया है,
2021 करोड़ रुपीस। कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया? 10 मिलियन बेनिफिशियरीज, 10 मिलियन बेनिफिशियरीज, ठीक है। The government of India has come out with the transport and marketing assistance scheme to provide financial assistance for transport and marketing of agricultural products in order to boost agricultural exports, ठीक है। ये जो TMA स्कीम है ये काय के लिए? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग के लिए। कौन सी चीज़ का ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग? एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट, जैसे कि अब एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कॉस्ट है। बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है वो भी तो कॉस्ट है ना। अब हमको एक्सपोर्ट करना है अगर, तो एक्सपोर्ट करने टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत लगेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत लगेगा तो मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा, इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, हम लोकल में ही बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस दिया है। उसके तहत क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फॉरेन में मार्केट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? इंसेंटिव्स मिलता है। जैसे कि अगर हमारा 1 लाख का अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिल हुआ, फ्रेट का बिल हुआ हमारे कंट्री से रसिया में कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि टी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टी मतलब चाय, वो ट्रांसपोर्ट करने का 1 लाख का हमारा खर्चा हुआ, तो इसमें गवर्नमेंट क्या देती है? रिबेट दे देती है, हमें इसमें डिस्काउंट दे देती है। या हमने 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर को दिया तो गवर्नमेंट हमें वापस से वो पैसा दे देती है। तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। हर कंट्री ये चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा हमें डॉलर्स मिलेंगे और हमारा कंट्री उतना ही रीच होता जाएगा। इसीलिए हमने सुना है ना, स्वदेशी वापरो, मैंने इंपोर्ट कम करना चाहते हैं हम, हमारा लोकल, वोकल फॉर लोकल, क्योंकि हम बाहर से खरीदते हैं तो हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाता है, हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें तो बाहर की कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में आ जाए। The Agriculture Export Policy 2018 was approved by Government of India in December 2018. The new policy aims to increase India's agricultural export to $60 billion by 2022. नया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आया जिसका मकसद क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट $60 बिलियन तक चला जाए, ठीक है। इन सितंबर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 15053 करोड़ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नेम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, अन्नदाता मतलब फार्मर, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, अभियान मतलब एक मुहिम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएम आशा। पीएम आशा, under which state can decide the compensation scheme and can also partner with the private agencies to ensure fair price for the farmers in the country। देखो, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? एक तो कभी बारिश ही नहीं हो रही, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कोई क्रॉप खराब हो जा रहा है, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होता भी है तो उनका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती है, प्राइस नहीं मिलती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक रफ एग्जांपल है कि मान लीजिए फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है शुगर केन, ठीक है। फार्मर शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है तो फार्मर के पास से वो जा रहा है सिर्फ 10 रुपये में, और एंड कस्टमर को, जैसे कि हम लोगों को कितने में मिल रहा है? 100 रुपीज़ में। फार्मर को सिर्फ मिल रहा है 10 रुपये, और जो इतना जो 90 का डिफरेंस है ये कौन खा जा रहा है? इंटरमीडियरीज। ये कौन खा जा रहा है? इंटरमीडियरीज। या यूँ कहो, कॉटन ग्रो कर रहे हैं हम, तो कॉटन कौन लेता है? जिनिंग प्रेसिंग वाले लोग लेते हैं, जो जिससे धागा बनाते हैं, वो जिनिंग प्रेसिंग धागा बनाते हैं और उसका कॉटन सीड निकालते हैं जिससे ऑयल बनता है। तो ये लोग कैसे लेते हैं? बहुत कम रेट में लेते हैं। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कैसा होता है कि जो फार्मर लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, तो जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ पे बार्गेनिंग होती है। तो ये फैक्ट्री वाले, ये जो इंटरमीडिएरी लोग होते हैं ना, ये बहुत निगोशिएशन करते हैं, बहुत बार्गेनिंग करते हैं और उस गरीब किसान को बहुत कम रेट पे बेचना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का स्कीम होता है MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस मतलब कम से कम इतना प्राइस तो हमें देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शुगर केन का अगर MSP डिसाइड हो गया है 2000 रुपीज़ पर क्विंटल, 2000 रुपये पर क्विंटल, मतलब 20 रुपये किलो का अगर रेट डिसाइड हो गया है, तो गवर्नमेंट ने शुगर केन वालों को, जो शुगर केन के फार्मर्स हैं, उनको एक वादा कर दिया। ये कब करते? सीजन स्टार्ट होने के पहले ही बोल देते कि हम आपको 2000 का MSP दे रहे हैं। तो फिर इससे क्या होता है, जो
फार्मर है वो सोचता है यार 2,000 रुपये 2,000 मिनिमम रेट मिलेगा ही, मतलब करना खराब भी रहा तो कम से कम 2,000 तो मिलेगा, अच्छा रहा तो मैक्सिमम कितना भी मिल सकता है, लेकिन एक कम से कम अश्योरिटी आ गई कि 2,000 तो मिलना ही है। तो फिर फार्मर क्या करेगा, शुगर केन ग्रो करेगा, कल्टीवेट करेगा। तो ये एमएसपी, ये किसको, ये हर एक को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट खरीदता है नाफेड, गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदता है, तो गवर्नमेंट ये मिनिमम सेलिंग प्राइस पे खरीदेगा। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर है, जैसे कि शुगर की कोई फैक्ट्री है, जैसे कि आंध्रा शुगर्स है, तो अगर गवर्नमेंट ने 2,000 का रेट डिसाइड कर लिया तो आंध्रा शुगर को 2,000 या उससे ज़्यादा में ही खरीदना पड़ेगा। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, पीएम आशा के ज़रिए। कैसे, पीएम आशा के ज़रिए ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। In September 28, in the Cabinet Committee of Economic Affairs approved rupees 5,500 crore assistance package for the sugar industry in India. शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है। मैं पर्सनली जब मैं सीए कर रहा था तो आर्टिकलशिप होती है हमें सीए कोर्स में, तो मेरा पहला ही ऑडिट था शुगर फैक्ट्री का। तो मैं करीब 60 to 70 डेज, मतलब हर 3 महीने, हर 4-5 महीने में 1 महीना मैं शुगर फैक्ट्री में चला जाता था। हमारे एक क्लाइंट थे जिनका शुगर फैक्ट्री था, तो वहाँ पे जाके हम 20-20 दिन रह के ऑडिट करते थे। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट शुगर फैक्ट्री, शुगर केन कैसा कल्टीवेट होता है, कब कल्टीवेट होता है, शुगर फैक्ट्री का प्रॉफिट क्या होता है, टर्नओवर कैसा होता है। तो शुगर इंडस्ट्री है ना बहुत ही तकलीफ में, जैसे कि एविएशन टेलीकॉम इंडस्ट्री है और एरोप्लेन का अपना एविएशन इंडस्ट्री, ये कैसे तकलीफ में, उसी तरह हमारे कंट्री की शुगर इंडस्ट्री भी काफ़ी तकलीफ में है। तो उन्हें क्या है, ये CCEA के तरह एक राहत पैकेज मिला है 5,500 करोड़ का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड 2,000 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू इंश्योर कोऑपरेटिव्स आर बेनिफिटेड थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखो पहले बैंकिंग कैसी होती थी, मैनुअल होती थी, या हमारे घर की, हमारी दुकान की अकाउंटिंग भी कैसे मैनुअल होती थी। फिर क्या आएगा, सॉफ्टवेयर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। तो बैंक में भी क्या आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। आप आपके पेरेंट्स को पूछना कि आज से 20 साल पहले उनके ज़माने में बैंक बैलेंस भी हमें पता नहीं होता था। तो सवेरे पहले एक इंसान बैंक में जाता था और बैंक बैलेंस दिखता था कितना है, फिर उसके बाद में चेक इशू करता था। लेकिन आज हमें बैंक बैलेंस देखना है तो तुरंत दिख जाता है मोबाइल पे, है ना। पहले किसी को फंड ट्रांसफ़र करना होता तो चेक लिख के देना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था, लंबी कतारों में लगना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा है क्या, नहीं। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, वैसे फार्मर्स की क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, मतलब फार्मर्स की एक बैंक होती है समझ लो। तो वहाँ पे भी क्या लाना चाहते हैं ये लोग, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी। वहाँ पे भी कंप्यूटराइजेशन करने को बढ़ावा दे रहे हैं। डिजिटलाइजेशन सस्ता नहीं है, अगर आप एक टैली सॉफ्टवेयर लेने जाओ तो वो 20,000 से 60,000 का आता है, तो पैसा तो लगता है। फिर इतनी बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें भी अगर डिजिटलाइजेशन करना है तो पैसा लगेगा। तो वो कहाँ से आ रहा है, 2,000 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से। With an aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, the Government of India is introducing a new Agri Udan program to mentor startups to enable them to connect with the potential investors. Agri Udan नाम का एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उनमें उनको एक स्किल डेवलपमेंट वगैरह मिलता है, उनको एक ट्रेनिंग वगैरह मिलता है, ठीक है। और उन्हें एक पोटेंशियल इन्वेस्टर, जैसे कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसमें क्या लगता है, पैसा लगता है। तो जो स्टार्टअप्स है उस स्टार्टअप्स में क्या होता है कि हमारे पास आइडिया होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। तो ये एग्री उड़ान के ज़रिए क्या हो रहा है, जिनके पास आइडिया है, जिनके पास एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड स्टार्टअप्स प्लान है, उन्हें इन्वेस्टर से मिलाया जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़। ये क्या है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सिंचन मतलब क्या होता है, इरीगेशन। तो ये एक PMKSY स्कीम है जिसके ज़रिए इरीगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इरीगेशन मतलब हमारे फार्म में पानी हमेशा अवेलेबल रहे। एक तो नदी जोड़ेंगे या फिर कैनल्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ों के ज़रिए। जैसे कि राजस्थान पहले एक ज़माने में सूखा प्रदेश हुआ करता था, काफ़ी ड्राई स्टेट था, लेकिन इंदिरा गांधी का एक स्कीम आया था, नदी जोड़ो, या एक इंदिरा गांधी कैनल है राजस्थान में, जिसके ज़रिए राजस्थान का अब एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बूम पे आ गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम द करंट 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हम चाहते हैं कि हमारा फूड प्रोसेसिंग का
कैपेसिटी बढ़ जाए। क्योंकि देखो जैसे कि अगर सादी तुअर दाल लेते, एक चना दाल लेते या तुअर दाल लेते तो उसका रेट, तुअर लेते तो 40 रुपया रेट है, उसको प्रोसेस करके बेचते तो 100 रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट चाहती है यार इतना सारा वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो ये हम प्रमोट करना चाहते हैं। और हमने पहले ही पढ़ा कि इंडिया क्या है, 6th लार्जेस्ट ग्रॉसरी मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में फूड की बहुत कमी है, इंडिया एक वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स, पल्सेस, इन सब चीज़ का। यस, फूड ग्रेन्स वगैरह का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इनफैक्ट हमारा ये क्लाइंट था मालपानी नाम का, मालपानी इंडस्ट्रीज करके था। वो क्या करता था कि ये जो आंवला कैंडी होती है ना, आंवला, हमें तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वो आंवला कैंडी बना के पैक करके एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, तो उसमें उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड 100% FDI इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इन फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट मतलब दो रूट, जैसे भी किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में क्या होता है कि बाहर की कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन की कोई मिनिस्ट्री से परमिशंस लेनी पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट के जरिए क्या होता है, परमिशंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 100% FDI इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मतलब बाहर की कंपनी आके इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स बेच सकती है। नेस्ले है ना, नेस्ले की मैगी वगैरह बाहर की कंपनी है, इंडिया में खुलेआम टीवी पे ऐड दिखती है। ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इसमें 100% FDI है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी में क्या देखा हमने, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। मैन्युफैक्चर हैज इमर्ज एज one of the high growth sector in India. Prime Minister of India Mr. Narendra Modi has launched Make in India program to place India on the world map as a manufacturing hub and give global recognition to the Indian economy. India is expected to become the 5th largest manufacturing country in the world by the year 2020। अब 2020 में कोविड आ गया तो ये चेंज हो गया। देखो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया, उसके ज़रिए क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जैसे कि चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदती है। इनफैक्ट इंडिया, रशिया भी चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो हम इंडिया चाहते हैं कि हम हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस करें, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया हमने। ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के ज़रिए क्या किया हमने, प्रोडक्शन सेक्टर को बहुत सारी रियायतें दी। और पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे परमिशंस लगते थे, बहुत सारे, जैसे कि अगर फैक्ट्री डालना है तो फैक्ट्री डालने के लिए MIDC में लैंड देखो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स देखो, ग्रीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लो, फायर ऑडिट करवाओ, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना बहुत ईजी कर दिया है। तो उसके बाद क्या हुआ, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ग्लोबल वाली हमारे इंडिया में आई, जैसे कि GE, साइमंस, STC, तोशिबा, बोइंग, ये सारी कंपनीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने लग गई है और इन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एज ऑफ December 2018 प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर वन प्लस का फ़ोन आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली वन प्लस नॉट लॉन्च हुआ है ना, वन प्लस नॉट लॉन्च हुआ है, प्रीमियम फ़ोन है एकदम। इनका मानना है कि इंडिया लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट 2-3 सालों में इंडिया R&D का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। किस चीज़ की R&D, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड R&D। और माय डियर फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स कहाँ हैं, हमारे ही कंट्री में। इंडिया रैंक 2nd नंबर पे है किसमें, इंटरनेट यूज़र में। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ हमारे कंट्री में करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम बहुत सारा मोबाइल फ़ोन लगता है, हम क्या कर रहे थे, बाहर से खरीद रहे थे, चाइना से खरीद रहे थे। सैमसंग कहाँ का है, कोरिया का है। अपना ये ओप्पो, वीवो कहाँ के, सब चाइना के है ना। तो अब हम चाहते हैं कि हम खुद स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करें, हम खुद अपने स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करें। इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग PMI मतलब परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स stood at 51.7 in May 2019. Also, companies start to spend more on hiring and anticipate good growth in future prospect. As of October 28, फिलाटेक्स इंडिया नाम की एक पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करती है वो।
is planning to undertake forward integration by setting up fabric manufacturing and processing unit. पॉलिस्टर के यान धागे बनाना भी वो स्टार्ट करने वाली है इंडिया में, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ये सब पढ़ना है आपको। फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड is utilizing machine learning algorithms and its newly created telematics unit to improve the performance of the vehicle driver and so on। तो ये सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विच हैज़ एनविसेज क्रिएशन ऑफ इतना डॉलर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया बाय 2025। बाय 2025 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स इंडिया में स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जम्प्टेड 35 मशीन पार्ट्स फ्रॉम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी इन ऑर्डर टू बूस्ट मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन। देखो, मैंने अभी कहा कि मोबाइल फ़ोन का कंजम्पशन, स्मार्टफोन का कंजम्पशन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो हम क्या चाहते हैं कि हम खुद बनाएं। अब अगर हमें खुद को बनाना है तो डे वन से तो हम पूरा मोबाइल नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में लगने वाले कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल में लगने वाले कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करती है। इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारे कंट्री का पैसा बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर का पैसा हमारे पास आ रहा है। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, कस्टम्स ड्यूटी लगाती है, ठीक है। अब कस्टम्स ड्यूटी बहुत प्रकार की होती है, ये आप CS फाइनल में या CA फाइनल में समझोगे। जैसे कि एक होता है बेसिक्स कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, सेकेंडरी ड्यूटी, ऐसे अलग अलग ड्यूटीज़ होती है। तो इसमें सबसे बड़ा ड्यूटी होता है बेसिक्स कस्टम ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 35 मशीन पार्ट्स फ्रॉम बेसिक, तो मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस करने की जो मशीनरीज है, वो मशीन में लगने वाले कुछ 35 पार्ट्स ऐसे जो हम बाहर से खरीद रहे थे, तो उस पर से हमने क्या किया, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटा दिया। मतलब वो सस्ते में मिल रही है, सस्ते में मिल रही है तो हम इंपोर्ट करेंगे, मशीन बनाएंगे, मशीन से हम मोबाइल बनेंगे, तो प्रमोट कर रही है। Government of India is in the process of coming up with a new industrial policy which envisions development of a globally competitive Indian industry. As of December 2018, the policy has been sent to Union Cabinet for approval. The Government of India has reduced income tax rate. देखो, पहले कंपनीज पे इनकम टैक्स रेट हुआ करता था 30%। जो भी कंपनीज है ना, उन पे फ्लैट 30% का इनकम टैक्स लगता था। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये का इनकम टैक्स भरना पड़ता था। किसको? कंपनीज़ को, इंडिविजुअल को नहीं, कंपनीज़ को। लेकिन अभी 18-19 में क्या किया, ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से कम है या 250 करोड़ रुपए तक के है, उनको उन्होंने 5% का डिस्काउंट दे दिया और सिर्फ 25% का इनकम टैक्स भरना है, ठीक है। तो ये क्या है अच्छी बात है ना। टैक्स रेट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। हम नवी कंपनीज प्रमोट हो रही है, नवी कंपनीज इंडिया में स्टार्ट होगी। अंडर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, देखो एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है जिसे हम बोलते हैं FTP। FTP में क्या होता है कि हमारा फॉरेन से, हमारा विदेश से किस तरह से ट्रेड होने वाला है, हमारे बाकी के कंट्रीज से किस तरह के एग्रीमेंट्स है, कैसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, कौन सी चीज़ हम प्रमोट करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे हम सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाना चाहते। ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। ये 5-5 साल की निकलती है। तो 2015 से 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अवेलेबल टू लेबर इंटेंसिव MSME सेक्टर्स बाय 2%। ऐसी इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी इंडस्ट्रीज है और जो लेबर इंटेंसिव है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो उन्हें 2% का रिबेट मिलता है, 2% का इंसेंटिव्स मिलता है। तो ये क्या है, प्रमोट हो रहा है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम एम्ड एट एडिंग मोर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स अंडर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स हमें बनाना है मेक इन इंडिया अपना प्रोजेक्ट के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन टॉक्स विद द स्टेक होल्डर्स टू फर्दर ईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस।
डिफेंस, जैसे कि अभी हमने क्या किया है, रफाल खरीदा है, कहाँ से, विदेश से हमने अभी रफाल खरीद के लाया है। तो हम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मेजरली कहाँ से, रशिया से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं। तो ये गलत बात है ना, हमें खुद के प्रोड्यूस करना चाहिए था। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई ला रहे हैं, हम हमारे खुद के आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम बाहर की कंपनी को बोलते हैं आप सीधा हमारे कंट्री में अपनी फैक्ट्री डाल लो, ठीक है। The Ministry of Defence, Government of India approved strategic partnership model which will enable private companies to tie up with a foreign player for manufacturing submarines, fighter jet, helicopters, armored vehicle। हम फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, हम हमारे कंट्री में पनडुब्बी मतलब सबमरीन्स, फाइटर प्लेन जैसे कि रफाल, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हम खुद बनाए। और ये पढ़ना आपने, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम है जिसके ज़रिए 10,000 करोड़ का इंसेंटिव कुछ मिलने वाला है, ठीक है। वे फॉरवर्ड ये आपको पढ़ना है, ठीक है, वे फॉरवर्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं।